हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 यानी कि कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 सीखेंगे। तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। ये चौथा हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। वी विल गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर। तो आज के इस कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 में पहली बात तो मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि कॉन्सेप्ट लेक्चर 3 तक आपने पूरा देख लिया होगा, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले 3 नहीं देखे और फिर चौथे पे डायरेक्टली आ गए। तो चौथा जो लेक्चर है उसमें हम आगे की बातें करेंगे क्योंकि बेसिक्स चल रहा है अभी। और मैंने आपको बताया कि अब की बार जो हम करेंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा 1-1 घंटे 2-2 घंटे का लेक्चर हमने कर लिया और आपको यही नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं। कई बार बच्चों के कुछ टॉपिक स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो आपको बड़ी आसानी होगी इस चीज़ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बच्चों मुद्दे की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर की बात करनी है। बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरी फिजिक्स का कोर्स भी लेना है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मैंने मार्क्सअप लर्निंग ऐप पे अवेलेबल कराया हुआ है, तो आप जाकर ले सकते हैं। विपिन सर का भी ले सकते हो। बहुत ही 1-2 हज़ार रुपये की पूरी साल की फीस होती है बच्चों। बहुत ही अफोर्डेबल किया हुआ है और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला टॉपिक देख रहे हैं रेडिएशन फोर्स एंड फिर मैं आपको साथ में रेडिएशन प्रेशर की बात करूँगा। दोनों ही चीज़ जुड़ी हुई होती है ना भाई। प्रेशर और फोर्स अलग अलग तो होते नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, तो आपको एक साथ ही दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पर फर्दर बात करें बच्चों तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फोर्स एंड प्रेशर आया कहाँ से, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई फोटोन किसी सरफेस से टकराता है, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर पहली क्या है कि आपकी जो सरफेस है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि आपकी जो सरफेस है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज़ की, तो जो पॉसिबिलिटी नंबर ए है बच्चों वो है कि आप सरफेस को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ले लें। ठीक है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है तो यहाँ पर क्या होगा भाई। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि फोटोन आया, सरफेस से टकराया और वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से एक सरफेस बनाने की कोशिश करूँ जो रिफ्लेक्टिंग है, तो क्या होगा, फोटोन आएगा, फोटोन का मोमेंटम h/λ होता है, ये हम जान ही चुके हैं, पिछले कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया ही था। तो फोटोन आएगा, सरफेस से टकराएगा और वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो सेम मोमेंटम से वो वापस चला जाएगा क्योंकि मैंने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग लिया है। मतलब जो जिस मोमेंटम से आया उसी मोमेंटम से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है हमेशा कि ये जो h/λ है ना, ये मोमेंटम है। तो ये आप नोट कर लें स्पेशली, क्योंकि बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आती है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि h/λ भूल जाते हैं कि ये मोमेंटम होता है, तो पता ही नहीं चलता कि हमने किस बारे में बात करी है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये समझ आ गया कि ये मोमेंटम में फोटोन आया, आके टकरा के चला गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स एंड प्रेशर। मतलब जब ये फोटोन इस सरफेस पे आया तो कितना फोर्स आया और कितना प्रेशर महसूस हुआ। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर हमें एक बेसिक लॉ पता है न्यूटन का, अगर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले कभी पढ़ा है बचपन में या आपने कभी पढ़ा है, जब पढ़ रखा है, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो NLM है। तो यानी कि सीधी सी बात है कि जो मेरा फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम बाई डेल्टा टी हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, अब मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फोटोन का जो मोमेंटम है वो मेरे को पता ही है, h/λ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें बस कैसे भी करके मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करना है और फोर्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्स आ गया तो प्रेशर भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आप खुद से निकालना चाहते हो तो ट्राई कर लो पॉज करके वीडियो को। देखो भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, जो फोटोन में चेंज इन मोमेंटम आया है। ठीक है, तो हमें डेल्टा पी फोटोन्स निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, देखो
जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि बच्चों पहले केस में मोमेंट जब फोटोन आ रहा था तो जो आपकी डायरेक्शन थी मोमेंटम की वो अलग थी और जब गया तो अलग थी, ठीक है। तो यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस का 2h बाई लैम्डा, क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने और इसको नेगेटिव में लेके चलें तो ये माइनस एच अपॉन लेमडा में से माइनस एच अपॉन लेमडा घटाना पड़ेगा तो वो जुड़ के हो जाएगा माइनस 2h बाई लेमडा। तो माइनस 2h बाई लेमडा मेरा क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अब ये तो मेरा केवल एक ही फोटोन का है, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ फोटोन आएंगे भाई, लाइट में एक फोटोन तो होगा नहीं, करोड़ों फोटोन्स होंगे, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो चेंज इन फोटोन मतलब जो भी लाइट आ रही है, जो भी पार्टिकल्स टकराएंगे, तो जो ओवरऑल रेडिएशन फोर्स और जो फोर्स आएगा रेडिएशन की वजह से, मतलब पूरी जो रेडिएशन है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा या प्रेशर आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं सारे फोटोन की वजह से निकाल लूँ, मेरे को एक फोटोन की वजह से चेंज इन मोमेंटम पता चल गया माइनस 2h अपॉन लैम्डा। लेकिन मेरे को अगर नंबर ऑफ फोटोन की वजह से निकालना है तो मैं सीधे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि डेल्टा पी फोटोन इतना है। लेकिन अब एक और बात है, ये तो डेल्टा पी फोटोन है ना बच्चों, ये तो डेल्टा पी फोटोन है, मतलब फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है। सरफेस का कितना होगा देखो, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसीलिए क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई तोप तो है नहीं, ठीक है। चलिए, यानी कि मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया, हमें इतना समझ आ गया। तो अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब क्या होता है कि जो मोमेंटम का चेंज होगा सरफेस का, ठीक है, और जो मोमेंटम का चेंज होगा फोटोन का, वो ओवरऑल 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डेल्टा पी सरफेस डेल्टा पी फोटोन के इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों सीधी सी बात है, क्योंकि डेल्टा पी फोटोन अभी हमने देखा था कितना आया था साहब, डेल्टा पी फोटोन जो आया था वो आया था n माइनस 2h बाई लैम्डा। क्योंकि डेल्टा पी फोटोन ये है तो इसका ये भी मतलब हो गया कि डेल्टा पी सरफेस जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बात बन जाएगी। तो डेल्टा पी सरफेस हमें मिल गया। तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करूँगा न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। अब डेल्टा पी की वैल्यू मेरी कितनी है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से, और मैंने क्या किया, n भाई 2 बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर n h और नीचे लैम्डा छोड़ा। अब क्योंकि यहाँ टाइम भी है तो मैंने यहाँ टाइम भी डाल दिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये n अपॉन टी, ये हमने पहले भी देखा था जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ एमिटिंग फोटोन। तो मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एमिटिंग फोटोन पर यूनिट टाइम होता है स्मॉल n, है ना। तो मैं इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n अपॉन टी की जगह आ जाए कैपिटल n अपॉन टी की जगह स्मॉल n आ गया, और h अपॉन लेमडा की जगह h अपॉन लेमडा आ गया। तो ये 2nh अपॉन लेमडा आ गया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। देखो गौर से समझना, हमारी जो पावर आई थी P नॉट, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी जो वैल्यू थी वो NH न्यू थी, ये हमें पता है। अब जो H न्यू होता है वो HC बाई लैम्डा भी होता है मेरे भाई, ये भी हमें पता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमें HC बाई, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो, अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो इधर आपका NH अपॉन लैम्डा है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो NH और लैम्डा को अगर मैं छोड़ दूँ और C को दूसरी साइड में ले जाऊँ तो मेरे को ये वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई P नॉट बाई C जो होगा मेरा वो NH बाई लैम्डा के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, P नॉट बाई C मेरा NH अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो यानी कि मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि मैं NH अपॉन लैम्डा जहाँ लिखा है उसको P नॉट बाई C कर सकता हूँ, ठीक है। याद है ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये वाली जो चीज़ है ये हमने कैलकुलेट करी थी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर मतलब
अभी हमने कैलकुलेट करी थी मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वाले केस में कि जब नंबर ऑफ एमिटिंग फोटोन या नंबर ऑफ हम एमिटिंग फोटोन के अलावा इंसिडेंट फोटोन दोनों चीज़ निकाल रहे थे, तो हमने कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को पी नॉट बाई सी एन एच बाई लेमडा के बराबर पता चल जाता है। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है, और वो क्या निकल के आती है कि जो मेरा फोर्स होगा वो क्या था अभी तक, जो मेरा फोर्स था अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स है वो F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, जो 2NH अपॉन लेमडा के बराबर था। और NH बाई लेमडा जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अभी अभी मैंने देखा पी नॉट बाई सी के बराबर है। तो यानी कि मेरे को एक चीज़ पता चल चुकी है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बहुत सिंपल है, और वो ये है कि जो मेरा फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका 2p नॉट बाई सी के बराबर होगा, क्योंकि 2 की जगह 2 छोड़ दो और NH अपॉन लेमडा की जगह p नॉट अपॉन सी डाल दो। तो यहाँ से मेरे को फोर्स पता चल जाएगा कि जो मेरा फोर्स आएगा वो 2p नॉट बाई सी के बराबर आएगा। तो ये मेरा रेडिएशन फोर्स है, जो सारे मूवमेंट मतलब जितने भी फोटोन है पूरी रेडिएशन में उन सब की वजह से है। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स पता चल गया तो प्रेशर तो बहुत आसान है निकालना। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम एक चीज़ जानते होंगे कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्योंकि मेरा फोर्स है 2p नॉट बाई सी, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा प्रेशर बच्चों। तो जो मेरा प्रेशर है PR, अगर मैं इसको PR की तरह लिखूँ तो ये 2p नॉट बाई सी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई सी, और p नॉट बाई ए को मैं ब्रैकेट में डाल दूँ। अब याद करो पावर पर यूनिट एरिया क्या होता था, पावर पर यूनिट एरिया होता था इंटेंसिटी। पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था नंबर ऑफ एमिटिंग फोटोन वाली चीज़ में, इंसिडेंट फोटोन वाली चीज़ में। तो ये 2I अपॉन सी में लिख दे रहा हूँ। I क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेरा प्रेशर है वो 2I अपॉन सी है। तो मेरे को अभी तक क्या समझ आया, जो रेडिएशन फोर्स है वो 2p नॉट अपॉन सी है, और जो मेरा रेडिएशन प्रेशर है वो 2I अपॉन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 का फैक्टर आ रहा है। 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग था। ठीक है, 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा। लेकिन अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस ले लेंगे तो एब्जॉर्बिंग सरफेस में क्या होगा, देखो एब्जॉर्बिंग सरफेस सेकेंड केस है अब, है ना। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने यहाँ A डाला था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ, B, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर निकाल रहे हैं। तो पहला केस क्या था कि जब सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग हो, दूसरा केस क्या है कि जब सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो। तो यहाँ पर ये है हमारा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये मान लो मेरी सरफेस है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत आसान सी बात है कि जो फोटोन पहले आ रहा था H अपॉन लेमडा मोमेंटम से, अब वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वापस नहीं जाएगा इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन आसान हो गई। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स को लिखूँ कि डेल्टा P फोटोन्स का निकालें तो वो क्या हो जाएगा, केवल माइनस H अपॉन लेमडा आ जाएगा। 2 का फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आने का तो H अपॉन लेमडा है। मतलब देखो चेंज क्या होता है, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालता हूँ तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे। अब जो फाइनल मोमेंटम है वो तो 0 है, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो H अपॉन लेमडा था। तो यानी कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो माइनस H अपॉन लेमडा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पी फोटोन आ गया, तो भैया डेल्टा पी सरफेस भी निकाल सकते हैं। उल्टा होता है डेल्टा पी सरफेस, है ना। तो माइनस हट जाएगा, प्लस बचेगा, तो NH अपॉन लेमडा डेल्टा पी सरफेस आ गया। अब डेल्टा पी सरफेस आ गया, डेल्टा पी फोटोन आ गया, और हमें फिर से वही वाली बात पता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर भी वही पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए डेल्टा पी सरफेस प्लस डेल्टा पी फोटोन दोनों मिला के ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बच्चों बहुत आसान सी बात है, क्योंकि दोनों 0 हो गए मिला के, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो यहाँ से यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया है कि वो नेगेटिव था तो ये मैंने पॉजिटिव NH अपॉन लेमडा लिख दिया है। यहाँ पर देखो माइनस H अपॉन लेमडा नेगेटिव था तो इसको मैंने प्लस का NH अपॉन लेमडा कर दिया है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इतना पता चल गया तो हमारा सवाल तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि हमें तो निकालना था रेडिएशन फोर्स।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो रेडिएशन फोर्स है वो क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर से एन बाई टी एच अपॉन लेमडा, क्योंकि जो डेल्टा पी है वो एन एच अपॉन लेमडा है और टी की जगह मैंने टी डाल दिया, ठीक है ना। फिर से कैपिटल एन अपॉन टी स्मॉल एन के बराबर आ गया, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन एच अपॉन लेमडा आ गया, फोर्स आ गया। तो अब वही वाली बात है, आपको याद होगा कि एन एच अपॉन लेमडा मेरा पी नॉट बाई सी के बराबर आया था, तो ये मेरा पी नॉट बाई सी के बराबर आ गया। याद करो मैंने आपको इधर बताया था कि जो हमारा पी नॉट है वो एन एच न्यू के बराबर था, इसकी जगह पे मैंने एन एच सी अपॉन लेमडा डाला था और पी नॉट अपॉन सी मेरा एन एच लेमडा के बराबर आया था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये एन एच अपॉन लेमडा पी नॉट अपॉन सी के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को पता चल गया रेडिएशन फोर्स। ठीक है, और रेडिएशन प्रेशर क्या होगा फिर, तो वो भी बहुत आसान सी बात है। अगर मैं रेडिएशन प्रेशर की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पी आर अगर मैं लिखूं, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये पी नॉट अपॉन जो सी है वो फोर्स है, तो नीचे सी इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वही वाली बात है कि क्योंकि पी नॉट अपॉन ए मेरा इंटेंसिटी होता है, तो ये आई अपॉन सी हो जाएगा, है ना, बहुत आसान सी बात। तो ये मेरा रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा। तो हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि जब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती है तो रेडिएशन फोर्स 2 पी नॉट अपॉन सी होता है, जहाँ पर पी नॉट हमारी सोर्स की पावर है और जो हमारी प्रेशर होती है, जो प्रेशर होता है वो 2 आई अपॉन सी होता है, जहाँ पर आई हमारा इंटेंसिटी है। अब दूसरा केस, जब सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होती है तो हमारा जो रेडिएशन फोर्स होता है वो आपका पी नॉट अपॉन सी होता है और रेडिएशन जो प्रेशर होता है वो आपका आई अपॉन सी होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें फील होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रैट, चूहे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब ये चूहे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चूहे का कॉन्सेप्ट कहता है R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन एंड T फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो चूहे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका यहाँ पर देखो, बेसिकली चूहे का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि R प्लस A प्लस T आपका 1 के बराबर होता है। मतलब रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन आपका टोटल 100% होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप इसको अगर समझें तो मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पर एक रे आ रही है, फोटोन आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये रे आएगी तो 3 चीज़ हैं रैट में, RAT। अब ये 100% रे इनकमिंग है आपकी, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि मैंने मान लिया 40% रे मेरी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मैंने मान लिया 30% मेरी एब्जॉर्ब हो गई, तो बचा कितनी 30%, तो वो मैंने मान ली ट्रांसमिट हो गई, है ना, तो वो 30% हो गई। तो इस तरीके से जो भी कोई रे आती है तो वो कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करना, अगर कोई सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि 100% रे जो आ रही है उसको 100% ही रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरी जो R की वैल्यू है वो 1 है। अब क्योंकि R की वैल्यू 1 है, 100% रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाता है वो आपका 2 P नॉट अपॉन C हो जाएगा। क्योंकि ये हमने देखा ही था कि अगर 100% सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है तो फोर्स, रेडिएशन फोर्स 2 P नॉट अपॉन C होता है और रेडिएशन प्रेशर 2 I अपॉन C होता है, ठीक है।
दूसरा केस, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ए की वैल्यू 1 होती है, तो जो मेरा फोर्स है वो पी नॉट अपॉन सी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो आपका जो रेडिएशन फोर्स है वो पी नॉट अपॉन सी यानी कि आधा हो जाता है, और आपका जो मतलब प्रेशर है वो आई अपॉन सी हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर रिफ्लेक्टिंग है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं है रिफ्लेक्टिंग तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए